हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। इसके फैक्ट को हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे, एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। ये आपका जीआईसी और जीडीसी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि जब एनालिसिस किया था तभी मैंने बताया था पॉलिटी का इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। वैसे इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो मौलिक अधिकार है, क्वेश्चन डायरेक्ट इससे पूछा जाता है कि कभी कभी भाग पूछ लेता है कि ये किस भाग में है। ठीक है, तो भाग 3 है मौलिक अधिकार का। संबंधित आर्टिकल्स पूछता है, तो आर्टिकल आपका है 12 से 35। ठीक है, ये हो गया 12 से 35 आर्टिकल। ठीक, जो जितनी भी लैंग्वेज होती है ना उसको सप्रेस करने की कोशिश की गई है कि आपको बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आपको दिखाया जाए। अदरवाइज मौलिक अधिकार है तो बहुत बड़ा चैप्टर, ठीक है, एक वीडियो में पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट ही जो आपके पॉइंट्स हैं उसको इंक्लूड किया है इस स्लाइड में। ठीक है, चलिए भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है या भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है, तो ये भी फंडामेंटल राइट्स को बोला जाता है। ठीक है, चलिए आर्टिकल देखिए 13, ये आया हुआ क्वेश्चन है इसीलिए मैंने ऐड किया है कि आर्टिकल जो 13 है वो क्या कहता है। तो न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाता है और संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकारों की रक्षा करता है। एक क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिलेगा कि फंडामेंटल जो राइट होता है यानी जो मौलिक अधिकार होता है उसका संरक्षक कौन होता है, कौन संरक्षक होता है, तो ऑप्शन में प्रेसिडेंट दे दिया जाता है, संसद दे दिया जाता है। ठीक है, तो वो आपको नहीं लगाना है, कौन होता है, न्यायपालिका होता है। ठीक है, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाता है और संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल में जो कराची अधिवेशन है उसमें कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। देखिए सबसे पहला आता है कि मूल अधिकारों की मांग कब की गई। आईएनसी का देखिए 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। उन्होंने जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था उसमें मूल अधिकारों की मांग की थी। जब आप आईएनसी के सारे अधिवेशन पढ़ते हो ना तो आपको कराची अधिवेशन में दिखता है, जो एक पॉइंट होता है उसमें लिखा होता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आईएनसी ने एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जिसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी। ठीक है, प्रारूप डायरेक्ट पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको स्टार बना लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय ने 1992 में इंदिरा सहानी मामले में यह निर्धारित किया था कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। ये कौन सा मामला था, इंदिरा सहानी मामला था। ठीक है, और सन आपको जरूर याद रखना 1992। क्या बोला था कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन जो देखने को मिले मौलिक अधिकारों में। कैसे, क्या क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके से फ्रेम करेगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए पहला आपको याद रखना है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 का। इसमें क्या हुआ था, भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक ऐतिहासिक मामला था ये, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि संसद संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन या उन्हें सीमित नहीं कर सकती। तो अभी जब हम लोग को मालूम है ना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, ठीक है, पर जब सबसे पहला जो मामला था 1967 का गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, उन्होंने उसमें डिनाई कर दिया कि भैया देखिए ऐसा है कि फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं हो सकता, जो मूल संविधानों में जैसा दिया है वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये उन्होंने बोला। फिर बाद में कई सारे मामले आए जिसमें उन्होंने बोला संशोधन हो सकता है। ठीक है, एक देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपका है कि 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज में संशोधन करने को मना कर दिया गया। फिर 24वां संविधान संशोधन देखने को मिला 1971 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिला जिसमें इन्होंने ये बोला,
क्या बोला कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट आपको याद रखना है, जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज था 1967 का, उसमें मना कर दिया गया था, और 1971 में क्या बोला गया था कि भैया संशोधन कर सकते हो। ठीक। केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती मामले में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 के बहुमत से माना कि संसद को संविधान के किसी भी खंड में संशोधन करने का अधिकार है, जब तक कि संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। देखिए, केशवानंद भारती मामला क्या था 1973 का। ठीक है, इसमें बेंच कितने की थी? 13 जो जजेस की जो बेंच थी, उसमें 7:6 में, मतलब 7 लोगों ने इसके लिए बोला कि संविधान के मूल ढांचों में उल्लंघन जब तक नहीं होता तब तक आप लोग संशोधन कर सकते हो। ठीक है, और 6 लोगों ने डिनाई किया था। तो अनुपात पूछा गया है आपका। ठीक है, बीईओ का पेपर था, उसमें डायरेक्ट पूछा गया था कितने न्यायाधीशों की ये पीठ थी, तो 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो संविधान के किसी भी खंड में संशोधन करने का अधिकार है, जब तक कि संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। जब तक मूल ढांचे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, मूल संविधान में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप संशोधन कर सकते हो। किसी में भी कर सकते हो, प्रस्तावना होगा, फंडामेंटल राइट्स हो गया, किसी में भी। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का जो वाद हुआ था 1980 में। इनके निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है, और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। तो ये भी आपको सन, कभी कभी देखिए सन भी पूछता है आपसे। मिनर्वा मिल्स का जो होगा, और इसके आगे दे दिया गया होगा 1960, या दूसरा दे दिया हुआ, आपको मिलान करना होगा सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, हाँ, इनका इनका क्या है, इन्होंने ये बोला कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार किसको है? न्यायालय को है, जो आर्टिकल 13 भी बोलता है। ठीक है, अभी आपने देखा था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स जो होंगे उसकी रक्षा कौन करेगा, उसका संरक्षक कौन होगा? आर्टिकल 13 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट होगा, न्यायालय होगा। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आप ट्रिपल स्टार डबल स्टार जितना भी लगाना चाहो, कि मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है। 2-3 टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कुछ मौलिक अधिकार दे देगा और आपसे ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, या भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, या सिर्फ विदेशियों को प्राप्त है। सॉरी, ऐसा तो कोई नहीं है कि जो सिर्फ विदेशियों को प्राप्त होगा। ठीक है, इन दोनों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रट लीजिएगा, 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो 5 मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पूरा पढ़ते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले समानता का अधिकार, इसके अंतर्गत 5 देखिए मौलिक अधिकार आपको देखने को मिल रहे हैं, 14 से 18 आर्टिकल। ये भी बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत आर्टिकल 14 से 18, ये भी मिलान करने को पूछा गया है, जरूरी नहीं है सिर्फ इसके अंदर का पूछा जाए। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, इसमें देखिए 3 आर्टिकल आए। और फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 आर्टिकल 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 4 आर्टिकल देखने को मिला, और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार देखिए 29 वाला जो मैंने बताया था, जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है ना 29-30, तो इसमें भी 2 आर्टिकल आपको देखने को मिले। संवैधानिक उपचार का अधिकार, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये भी आपको डबल स्टार करना है, आर्टिकल 32। ठीक है, अब हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं एक एक करके। देखिए समानता का अधिकार की बात हो रही है यहाँ पे, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या है? कानून के समक्ष समानता, ये दोनों को प्राप्त है। आर्टिकल 15 में बोलता है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव निषेध, मतलब आप नहीं कर सकते भेदभाव। आर्टिकल 16 के अंतर्गत जो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्राप्त होगा, किसी सबको, भारतीय जितने भी भारतीय उनमें सबको जो है क्या होगा? समान अवसर प्राप्त होगा। 17 है अनटचेबिलिटी दिखाता है ये। 18 है उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत है, मतलब इसमें भारत रत्न अपवाद है, जिसमें पद्म श्री ये सब जितनी भी चीजें होती है सब अपवाद है। ठीक है, ये इसी आर्टिकल के अंतर्गत मिलता है। उपाधि नहीं दी जा सकती, जैसे केसरे हिंद की उपाधि आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते होगे ना, उस तरीके की उपाधि किसी को नहीं दी जा सकती। ठीक है, वो अंत है, अंत हुआ इस आर्टिकल के अंतर्गत। 19 देखिए क्या है, जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। हाँ अच्छा, इसमें लिखा नहीं है यहाँ पे, देखिए इसमें बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता आपको देखने को मिलेगी, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आएगा आपका। ठीक है, आगे जो एमसीक्यूज होगा उसमें आपका क्लियर भी हो जाएगा।
अपराधों से संरक्षण है, आर्टिकल 20। 21 बोलता है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 22 में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का ही भाग है, याद रख लीजिएगा। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी की बात हो रही है यहाँ पे, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। ठीक, बहुत अच्छे तरीके से रट लेना आपको। शोषण के विरुद्ध अधिकार के, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात हो रही है यहाँ पे। मानव तस्करी व बलात् श्रम निषेध है, आर्टिकल 23 के अंतर्गत। आर्टिकल 24 बोलता है 14 वर्ष से कम बच्चों से खतरनाक कार्य निषेध है। ठीक है, अब देख लीजिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत। आर्टिकल 25 कहता है धर्म मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, उसका प्रचार भी कर सकता है। ठीक है, ये उसकी स्वतंत्रता है। संविधान या कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता कि भैया आप पर्टिकुलर धर्म को मानो। अगर आप एक किसी धर्म के और दूसरा धर्म नहीं ले सकते, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा धर्म को फॉलो करना चाहता है, किसका फॉलोअर बनना चाहता है। ठीक है, चलिए 26 बोला धार्मिक संस्थाओं का प्रतिबंध उन पे लगाया गया। 27 से कर से धर्म प्रचार निषिद्ध हो गया है। ठीक है, जो मतलब धर्म प्रचार के लिए जो यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है 27। 28 से सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध। अब देखिए आर्टिकल 29 कहता है भाषा लिपि संस्कृति की रक्षा करता है। आर्टिकल 30 क्या है, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। यहाँ पे जो अल्पसंख्यक की बात हुई है ये धार्मिक व भाषाई है। ठीक, एक क्वेश्चन आप वो इंपॉर्टेंट नोट करके भी लिख सकते हो, संविधान में दलित वर्ड यूज नहीं किया गया है। ठीक है, दलित वर्ड का यूज संविधान में नहीं हुआ है। अच्छे तरीके से याद करिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है इसमें भी कि जब हम लोग अल्पसंख्यक बात कर रहे हो तो दलित भी इसमें इंक्लूडेड, दलित वर्ड ही नहीं यूज किया गया यहाँ पे। ठीक है, आर्टिकल 32 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया, मूल अधिकारों की रक्षा का अधिकार है। ठीक है, इन आर्टिकल 32 के लिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग प्लीज। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 पर क्या कहा, इसको क्या बोला। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पर इस पे एक और पॉइंट बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, हम लोगों ने बताया ना न्यायालय रक्षा करता है फंडामेंटल राइट की, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत क्या करता है, विशेष आदेश जारी करता है। ठीक है, क्या करता है, विशेष आदेश जारी करता है। इसी को हम लोग प्रादेश बोलते हैं या इसी को हम लोग रिट बोलते हैं। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा। अब हम लोग वो रिट को डिस्कस करते हैं कैसे क्या होता है। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करता है, आप लोग बोल देना 32। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रक्षा करता है। ठीक, चलिए अब हम लोग रिट को पढ़ते हैं, जो 5 प्रकार की रिट है वो कौन कौन सी है। देखिए पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या कहता है ये रिट, इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के मतलब है कि आपको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। कौन देता है, न्यायालय देता है। ठीक है, परमा आदेश है, ये एक प्रकार का आदेश है। ये तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको आदेश दिया जाता है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों भैया क्यों नहीं कर रहे हो, है ना, करो। प्रतिषेध देखिए, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें उसे ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती है। ठीक, ये सारे रटे होने चाहिए। ये भी आता है आपका जो मिलाने के लिए कभी कभी आ जाता है, ये नॉर्मल आपको एक स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा ये किस रिट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अधिकार परीक्षा देखिए, इसमें क्या होता है, परीक्षा देखिए, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब यह न्यायालय या रिट जारी करता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अधिकार है मतलब किस अधिकार से आप इस पोस्ट पर हो, ये क्वेश्चन हो गया। तो आप ऐसे लिंक करके याद कर सकते हो, है ना, कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब ये रिट जारी होती है। उत्प्रेषण क्या हो गया, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को
उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिट है। 2 आपको कौन कौन से याद करना है? देखिए 13 के अंतर्गत क्या है, आर्टिकल 13 क्या था? आर्टिकल जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रक्षा करता है, संरक्षक होता है। ठीक है, किसका संरक्षक होता है? फंडामेंटल राइट्स का। आर्टिकल हमने 32 में हम लोगों ने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जारी करता है, रिट जारी करने वाला। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखते हैं, क्या क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। ऑप्शन हम लोग देखेंगे, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। देखिए बिल्कुल आपातकालीन स्थिति पर निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, किया जा सकता है। अच्छी तरीके से रट लीजिएगा आप लोग कि ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार है तो भैया हम लोग बोलने की स्वतंत्रता ये सब है तो हम लोगों को हर एक सिचुएशन में ये ऐसा फील होगा। बिल्कुल नहीं, ये हम लोग का अधिकार हर एक सिचुएशन में नहीं है। 2 पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं जिनको छोड़कर सारे निलंबित होंगे। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पहला ऑप्शन देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। पहला ही सही है आपको। दूसरा देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। बिल्कुल नहीं। अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव मूल अधिकार से संबंधित है ही नहीं। क्रिप्स मिशन में भी मूल अधिकारों का कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है। ये वाला पॉइंट मैंने इस वजह से नहीं डाला, क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित है? नेहरू रिपोर्ट जहां भी आ जाएगा किससे संबंधित है? आपकी फंडामेंटल राइट से। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान ने निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? हम समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं। सबसे पहले वाला आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत जो आए थे, आर्टिकल जो 5 थे। ठीक है, कौन कौन से? देखिए आर्टिकल 13 तो बिल्कुल नहीं है, 14 है, 15 है, 16 है। तो 2, 3 और 4 ये किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इजीली याद हो जाएगा। बस आप एक बार जितना मैंने यहाँ बताया ना, एक बार आप पढ़ लो। टफ से टफ क्वेश्चन बनाएगा तो आपको यहाँ से बनाएगा जो मैंने जितने भी वाद बताए हैं। ठीक है, इजी तो आपको सभी को मालूम है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि 14 क्या बोल रहा है, 19 क्या बोल रहा है, इस तरीके क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल्स भाग हम लोग ने क्या देखा, यानी पार्ट 3 है और आर्टिकल्स 12 से 35। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5th, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? देखिए किसको शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को? सभी न्यायालय को कैसे देगा भाई? ठीक है, ये सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, हमने बोला था ना सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात हुई, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मौलिक अधिकार क्या है? ये क्या वाद्य योग है, अवाद्य योग है, लचीले हैं या कठोर हैं? जब भी आएगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में और एक आएगा डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, तो ये वाद्य योग है। ठीक है, और डीपीएसपी ये वाद्य योग नहीं है। ठीक है, मतलब है इनके उल्लंघन पर हम लोग न्यायालय जा सकते हैं, इनके उल्लंघन पर हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते। याद रखिएगा, डीपीएसपी क्या चीज है? डीपीएसपी क्या है? ये राज्य को कुछ कानून लागू करने की शक्ति देती है कि भैया राज्य है तो आप ये सब काम करो, पर्यावरण की रक्षा करो, आप लोग को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रोवाइड करो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। ठीक है, इस तरीके जो है ग्राम पंचायत इसी में आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, ये सारे आर्टिकल 44 के अंतर्गत डीपीएसपी में आ गया। इसमें अब वाद योग नहीं है, ये हम लोग नहीं जा सकते, मतलब अदालत में नहीं जा सकते अगर डीपीएसपी का उल्लंघन होता है। पर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा अगर आपको कोई इंसान बोलने नहीं देगा, जो आपका अधिकार है, आपको जीने का अधिकार नहीं देगा, तो आप किसके पास जाओगे? आप जाओगे ना अदालत के पास। तो वही चीज है कि आप वाद योग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन देखिए,
उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। आप सब भूल जाओ, मैंने आपको बताया था सबसे पहले, देखिए यहाँ पे पहले लिख दिया था 15, 16, 19, 29, 30, बस ऐसे ही एक दो बार बस करके हो जाएगा आपका। 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है, टोटल 5 है। 15 क्या बोलता है, देखिए पहला बोल रहा है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर आपको नहीं भी याद होगा तब भी आप दिमाग थोड़ा सा अगर लगाने की कोशिश करो तब भी इजिली आएगा, ठीक है। गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या विदेशों को प्राप्त होगी? क्यों भैया भारत में और भारत के खिलाफ ही बोले, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको आर्टिकल नहीं याद हो तब भी आप देख लो कि 1 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। कानून के समक्ष समानता, बिल्कुल भैया ये सबको प्रोवाइड है, ठीक है। और कौन सा हम लोग देखते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकार। अब देखिए अल्पसंख्यक के जो अधिकार है वो हम जो इंडियंस होंगे उन्हीं को तो प्राप्त होगा कि भैया वर्ल्ड में जितने भी अल्पसंख्यक है हम लोग वहां वहां पहुंच जाए कि भैया ये आपको भी प्राप्त है, अब यहाँ पे भी आके सारा काम कर सकते हो, आपको जॉब भी मिलेगी, हर एक काम होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण तो सभी को प्राप्त होता है, ठीक है। तो गैर नागरिकों को नहीं है, कौन सा नहीं है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं और अल्पसंख्यकों का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 और मतलब पॉइंट 1 और 3 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और किसी को प्राप्त नहीं है, विदेशों को प्राप्त या गैर भारतीयों को प्राप्त नहीं है। तो 7th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? डायरेक्ट यहीं से देख सकते हो। आर्टिकल 15 किसके अंतर्गत आता है? 14 से 18 तक, जो मैंने बोला था समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी समता का अधिकार आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? देखिए एक्सप्लॉइटेशन था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो होता है, आर्टिकल नंबर कौन सा था? 17 वाला। अभी आपको दिखाता हूं मैं, ये देख लीजिए, ठीक है। इसी के अंतर्गत आपका शोषण का जो भी क्वेश्चन बोल रहा है आपका क्या है, क्वेश्चन कहता है बालकों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल 17, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, मतलब कौन सा उसके अधिकार के अंतर्गत है? समता का अधिकार, ठीक है, 14 से 18, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो आता है, निजता का अधिकार, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, अभी पॉइंट जो लिखवा रहे थे, आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन नंबर, जो सी होगा ऑप्शन वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? मैंने कौन सा बताया था? एक 15 था, एक 19 था, एक था आपका 29 था, एक 30 था, एक और कौन सा छूट रहा है? 16 वाला, ओके ओके ओके, ठीक है, 16 भी, ठीक है। चलिए, कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? समानता का अधिकार दोनों को ही प्राप्त होगा, ऐसा है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधिक संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 29 के तहत जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अभी मैंने बोला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विदेशी आके भारत में कुछ भी भारत के खिलाफ नहीं बोल सकते, उनको इतनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो 19 वाला अधिकार यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल भारतीयों को प्राप्त है। बाकी विधिक संरक्षण का अधिकार ये विदेशी और भारतीय दोनों को प्राप्त होगा, ठीक। फिर से याद रखिए 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन की व्यवस्था की गई है? प्रिवेंटिव डिटेंशन की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिकल 22 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन की व्यवस्था की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है,
किस स्थिति में मूल अधिकारों का पूर्ण निलंबन हो सकता है? मैंने अभी आपको बताया था, जब इमरजेंसी लागू होगी, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। बिल्कुल नहीं, वित्तीय आपातकाल कभी भारत में लगा भी नहीं और वो इसमें बिल्कुल नहीं है। राज्य आपातकाल बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल जब भी होगा तब क्या होगा, मूल अधिकारों का पूर्ण निलंबन हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को संविधान की आत्मा किसने कहा है? मैंने अभी बताया था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 किसने बोला? अंबेडकर जी ने बोला। भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला? जो आर्टिकल 32 होगा वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है उसको संविधान की आत्मा बोला। प्रस्तावना से इतर उन्होंने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को ही बोला। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो आपका है प्रतिषेध, जितनी प्रकार की रिट जारी करता है, जो अधिकार, स्पेशल अधिकार दिए गए हैं कि आप भैया सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपका उल्लंघन हो रहा है आर्टिकल 32 के तहत, अब हाई कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, इस वजह से उन्होंने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। राज्य किसी धर्म को बढ़ावा दे सकता है, राज्य कर लगाकर धर्म का प्रचार कर सकता है, धार्मिक संस्थाएं सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है, धर्म पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। आर्टिकल 15 के तहत क्या सही होगा राइट आंसर? तो इसका क्या होगा, धार्मिक संस्थाएं सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है। जो धार्मिक संस्थाएं होंगी वो सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन होंगी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राइट टू एजुकेशन को मूल अधिकार कब बनाया गया था? राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार है उसको कब बनाया गया था? 86वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां या 42वां? ठीक है, तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, इसको क्या हुआ था, राइट टू एजुकेशन को मूल अधिकार बनाया गया था, एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था। ठीक, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? तो आर्टिकल 30 प्रदान करता है। देखिए, आर्टिकल 29 और 30 ये दोनों ही भारतीयों को प्रदान किए गए। ठीक है, और विदेशों को प्राप्त नहीं है। कौन कौन से सिर्फ भारतीयों को हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, रट लीजिएगा इसको। तो 30 वाला जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित व संचालित करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब एक एक करके देखते हैं। के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, बलवंत राय मेहता रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है। पढ़ के ही आपको आ गया होगा कि जब भी बोला गया कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होगा, राष्ट्रपति नहीं होगा, संसद भी नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होगा, कौन होगा? सिर्फ आपका न्यायालय होता है, वो आपका सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो। ठीक है, तो डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, बाकी सब सही है। के.एम. मुंशी कौन थे? संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति में के सदस्य थे, और संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता जो रिपोर्ट थी 1957 में, उसमें पंचायती राज की संस्तुति की गई थी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना गया है? किसे माना गया है? संसद को, महान्यायवादी को, उच्चतम न्यायालय को या राष्ट्रपति को? अभी आपने देखा उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, फिर से आप लोग देख लो, अगर फंडामेंटल राइट का आपका जो है उसके विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत। और हाई कोर्ट जा सकते हो आप लोग आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो, ठीक, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? अभी स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस किया था आर्टिकल 20 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 20 के तहत क्या होगा, अपराधों की दोष सिद्धि के। अब देख लीजिए आप लोग यहाँ पे,
पूरा देखिए, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है, जिसके अंतर्गत आपका 4 आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है? ये 4 होगा 19 से आपका 22 तक, ठीक है? जिसमें 20 आपका क्या कहता है, अपराधों से संरक्षण, 21 आपका क्या बोलता है, जो हम लोगों ने अभी देखा, राइट टू प्राइवेसी वाला, ठीक है? तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही, ठीक है? 20 का। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आप कमेंट ज़रूर करिएगा किस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए।